Hello everyone, I welcome to all. This is Ajay and now you're watching JKSSB online tutorial. So लास्ट क्लास में हमने मार्केट का पार्ट नंबर 2 पढ़ा था। आज मार्केट का पार्ट नंबर 3 है, प्लस इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी देखेंगे जो कॉस्ट के रिलेटेड हैं। ठीक है, कॉस्ट और रेवेन्यू के रिलेटेड है। तो लास्ट क्लास में मैं आपको करवा रहा था एक परफेक्ट मार्केट और एक मैंने बताया था आपको मोनोपोलिस्टिक मार्केट। तो परफेक्ट में क्या था और मोनो में क्या था, ये थोड़ा सा एक बार रिकैप कर देता हूँ। चलिए बताइए मुझे, होमोजीनियस प्रोडक्ट किस में होते हैं, एक जैसे प्रोडक्ट किस में होते हैं, तो बोलते हैं परफेक्ट मार्केट में। अगर हम मोनोपोलिस्टिक की बात करें तो इसमें क्या था, प्रोडक्ट कैसे होते हैं, इसमें प्रोडक्ट अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसमें प्रोडक्ट अलग अलग होते हैं, जैसे आप बोल सकते हो डिफरेंट प्रोडक्ट। हाँ, एक छोटी सी क्वेश्चन थी जो पहली क्लास में मैंने आपको बताया था, ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, उसमें गलती से इवन को इवेंट लिख दिया गया था, इवन कर लेना उसको इवन। ये वही बताया था, टोटल कास्ट टोटल रेवेन्यू के बराबर होती है, इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन बनती है। ठीक है, इसको करेक्शन कर लेना। आगे इसमें मैंने क्या बताया था, इसमें प्राइस कैसा होता है, इसमें प्राइस इक्वल होगा। क्यों? जब प्रोडक्ट एक जैसे तो प्राइस भी एक जैसा होगा ना। इसमें प्राइस अनइक्वल होगा। इसमें प्राइस कौन डिसाइड करता है, इसमें प्राइस आपकी इंडस्ट्री प्राइस डिसाइड करती है, और जो फॉर्म्स होती हैं वो प्राइस डिसाइड नहीं करती, जो भी मार्केट में चीज़ें बेच रही हैं। इसमें प्राइस डिसाइड कौन करता है, प्राइस डिसाइड करता है आपका जो फॉर्म्स होती हैं वो आपका प्राइस डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आपको बोला जाए कि ब्रांडेड प्रोडक्ट कहाँ पे होते हैं, तो ब्रांडेड यहाँ पे होते हैं, क्योंकि अलग अलग ब्रांड के अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं बोलूँ दोनों में रियलिस्टिक कौन सी है, रियल कौन सी है, देन वो भी ये वाली होगी। ठीक है, ये वाली मार्केट है जो हम लोग एक्चुअल में हमारी जो मार्केट है वैसी होती है। दोनों में क्या है, मैनी सेलर मैनी बायर्स, मैनी सेलर मैनी वायर्स। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे एक आपको डाटा लेके समझाने की कोशिश की थी कि इसमें जो प्राइस होता है वो एवरेज रेवेन्यू मार्जिन रेवेन्यू इक्वल होता है सब कुछ। यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है, आपका प्राइस और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होता है, लेकिन ये सॉरी ये वाला था ना, हाँ, इसमें था आपका प्राइस और एवरेज इक्वल होता है, और ये दोनों बड़े होते हैं मार्जिनल रेवेन्यू से, ये था आपका। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखना, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। अब मैं छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका मुझे आंसर करना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं एक बार क्वेश्चन लिख देता हूँ। चलिए मैं छोटे छोटे 4 क्वेश्चन लिखे हैं, इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आए हुए हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, बोला कि ऐसी कौन सी मार्केट है जिसमें इंडस्ट्री आपकी क्या होती है, प्राइस मेकर होती है, मतलब प्राइस बनाने वाली होती है, जो प्राइस डिसाइड करती है। तो बताइए इंडस्ट्री कौन किस में प्राइस डिसाइड करती है, और आपको मैंने बताया था परफेक्ट मार्केट में। ठीक है, परफेक्ट मार्केट में होता है। और फर्म किस में होती है, वो आपका मोनोपोलिस्टिक होती है। बोला कि कौन सी मार्केट है यहाँ पे जो फर्म है वो प्राइस टेकर होती हैं। ध्यान से वर्ड को पढ़ना, क्या लिखा हुआ है, प्राइस टेकर, जो प्राइस लेने वाली होती है, मतलब अपनी मर्जी से प्राइस चेंज नहीं कर सकती फर्म्स, क्योंकि इसमें तो इंडस्ट्री करती है। वो कौन सी होती है, वो भी होती है परफेक्ट मार्केट। क्योंकि बच्चा फर्म देखते ही आंसर लगा देता है मोनोपोलिस्टिक, लेकिन फर्म्स को मेकर नहीं टेकर बनाया गया है, प्राइस लेने वाला। जो फर्म्स है वो उनको प्राइस पहले ही बनाया और दिया जाएगा इंडस्ट्री के द्वारा कि इसका ये प्राइस है। ठीक है, इसमें फर्म आपकी प्राइस डिसाइड नहीं करती, जो उनको बताया भी था। बताओ इन बिच मार्केट बियर प्राइस मेकर इज़ फर्म। तो प्राइस मेकर फर्म किस में होता है, तो वो अब हमने आपको बता ही दिया, कौन सा, मोनोपोलिस्टिक वाले में। ठीक है, कौन सी मार्केट है यहाँ पे ब्रांडेड प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं, तो ब्रांडेड प्रोडक्ट कहाँ होते हैं, तो ये भी मैंने आपको बता दिया था। आपकी मार्केट है ये मोनोपोलिस्टिक। ठीक है, तो ये छोटे छोटे 4 क्वेश्चन है। चलिए आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं। इसके 2 छोटे छोटे पॉइंट बच गए थे, उसको डिस्कस करते हैं, देन आगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैंने आपको सबसे पहले एक मार्कर लिखवाई थी, सबसे पहले नंबर पे एक मार्कर लिखवाई थी। चलिए इसका कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए ये था आपका, मैंने आपको बताई थी ये कौन सी, मोनोपोली। क्या होता है मोनोपोली, मैंने बताया था यहाँ पोली वर्ड लगा हो तो वहाँ बात किसकी होगी, वहाँ पे बात होगी आपकी सेलर की। ठीक है, और अगर मोनोप्सोनी लगा हो तो उसका मतलब वहाँ पे किसकी बात होगी, बायर की। अगर बायलेटर लगा तो दोनों की। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें मैंने आपको बताया था, इसमें एक सेलर होगा
एंड मैनी बायर्स। तो ये बात तो आपको डेफिनेटली याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। हर एक मार्केट किसके रिलेटेड इनके नाम है और क्या क्या होता है वो, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, यहाँ पे सेलर एक है, मतलब एक ही कंपनी है जो प्रोडक्ट बेच रही है, एक ही कंपनी है, बाकी सेलर है ही नहीं, ना ही तुम्हारे पास ऑप्शन है, ना ही तुम्हारे पास ऑप्शन है। तो क्या ये वाली चाहेगी फर्म कि दूसरी कंपनी मेरे मार्केट में आए, मेरा कंपटीशन करे? तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगी। और एक ही ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें नो एंट्री एंड नो एग्जिट ऑफ फर्म्स। इसमें ना तो फर्म आ सकती है, ना ही फर्म जा सकती है। इसमें नो एंट्री और नो एग्जिट ऑफ फर्म, ठीक है। एग्जिट भी नहीं कर सकती और एंट्री भी नहीं ले सकती, ये डिफ़िकल्ट होता है जहाँ पे, क्योंकि तभी तो एक ही सेलर है, एक ही सेलर बेच रहा है, ठीक है। ये कभी नहीं चाहेगा कि मेरा कंपटीशन कोई आए। अच्छा, इसमें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है कि नहीं होता है? इसमें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब प्राइस के साथ थोड़ा भेदभाव होता है। जैसे कि एक ही चीज़ का प्राइस किसी से ज़्यादा ले लिया और दूसरे से कम ले लिया, तो बिल्कुल इसमें होगा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगा। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगा, ठीक है। जैसे आपको पता है कि आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपके एरिया में लाइट देने वाली एक ही कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी देने वाली एक ही कंपनी होगी, पूरे एरिया का उसी का ठेका होगा, उस एरिया का। ये क्या करती है, जैसे मान लीजिए घर के किराए का पर यूनिट कॉस्ट रख दिया 3 रुपये, 3 रुपये, लेकिन वही इसने फैक्ट्री का कॉस्ट ज़्यादा रखा होता है, कहीं कहीं दुकानदारों का कॉस्ट ज़्यादा रखा होता है, तो एक ही चीज़ का प्राइस अलग अलग ले रही है। प्राइस तो अपने हिसाब से बनाएंगे ये, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। मतलब एक ही चीज़ का किसी एक बंदे को प्राइस कुछ और देंगे और दूसरे को कुछ और देने वाले हैं, ठीक है। इसमें ये भी पॉइंट होता है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इसमें होता है। यहाँ पे आपके पास कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, नो सब्स्टिट्यूट, क्योंकि कंपनी जब एक है, सब्स्टिट्यूट कहाँ से लाओगे? यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता, ठीक है। इसकी जो डिमांड कर्व बनती है वैसे बनती है नॉर्मल डिमांड कर्व। कैसी बनती है? नॉर्मल डिमांड कर्व। मतलब जैसे जैसे प्राइस बढ़ाते जाओगे डिमांड कम होती जाएगी, ठीक है। प्राइस, क्योंकि चीज़ें लेना तो आपकी मजबूरी है, लेकिन प्राइस बढ़ने से डिमांड कम ही होगी। बाकी ना तो कोई कंपटीशन इसमें प्राइस कम ज़्यादा हो, डिमांड कम ज़्यादा हो, एक ही के ऊपर डिपेंड हो। अगर कोई ज़्यादा प्राइस बढ़ाएगा वो चीज़ें आप कम लेना स्टार्ट कर दोगे। तो इसमें ऐसा कर्व बनता है, सिर्फ नॉर्मल डिमांड कर्व, नॉर्मल डिमांड कर्व, ठीक है। इसी को बोल सकते हो डाउनवर्ड स्लोपिंग। वैसे ये नॉर्मल डिमांड कर्व ही इसमें पूछा जाता है। अगली मार्केट थी एक दूसरी, इसमें आपको याद क्या रखना पॉइंट, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। दूसरा पॉइंट, इसमें एंट्री और एग्जिट नहीं होता है। इसमें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, कोई भी सब्स्टिट्यूट का नहीं है। सामने दिख रहा है एक ही सेलर, तो सब्स्टिट्यूट कहाँ से लेके आओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक और लिख लीजिए, एक और के बारे में थोड़ा बताता हूँ। मैंने आपको बताया था ओलिगोपोली, चलिए मैंने आपको बताया था ओलिगोपोली मार्केट। ये कौन सी मार्केट होती है? ओलिगो वर्ड मैंने बताया था आपका फ्यू के लिए यूज़ होता है, और पोली मतलब सिर्फ किसकी बात होगी? सेलर की। इसमें होता है फ्यू सेलर एंड मैनी बायर्स। कुछ सेलर्स होते हैं और बायर्स मैनी होते हैं। ये पॉइंट तो मैंने आपको बता भी दिया था। इसमें ना कुछ वर्ड आते हैं एग्जाम में, ठीक है, टेक्निकल वर्ड आते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। वो वर्ड का एक यूज़ होगा, इसमें वर्ड यूज़ होता है कि कॉटल किस में होता है? कॉटल, कॉटल कौन सी मार्केट में एग्जिस्ट करता है? तो कॉटल का मतलब क्या होता है? इसमें देखो फ्यू सेलर्स हैं, कुछ सेलर्स हैं। जैसे मान लीजिए 10 सेलर हैं, 10। इसमें क्या होता है, ग्रुप बन जाता है छोटे छोटे, जैसे 4-4 का ग्रुप बन गया, 5-5, और ग्रुप बना के वो अपने हिसाब से प्राइस डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो कॉटल वर्ड का इस्तेमाल कहाँ पे होगा, ये आपको याद रखना है। ये होता है आपका ओलिगोपोली मार्केट में, मतलब ग्रुप, क्वार्टर मतलब ग्रुप बना के काम करते हैं ग्रुप। यहाँ पे जो प्राइस होगा बताइए कैसा होगा? प्राइस कैसा होगा? इसको फर्म डिसाइड तो नहीं कर पाएगी, एक ग्रुप बन गया तो ग्रुप में पूरा ग्रुप डिसाइड करता है। मतलब प्राइस कैसा होगा यहाँ पे? इंटरडिपेंडेंसी, एक दूसरे पे डिपेंड करेगा।
अगर 10 का ग्रुप है तो 10 की 10 बंदों की वहाँ पे सलाह ली जाएगी, राय ली जाएगी कि बताइए प्राइस क्या रखें। इसमें कोई एक बंदा प्राइस चेंज नहीं कर सकता, इसलिए इसमें प्राइस कैसा होता है, इसमें प्राइस कैसा होता है, प्राइस रिजिडिटी होती है, मतलब मुश्किल होता है प्राइस को चेंज करना, सबसे पूछ के ही प्राइस चेंज किया जाता है। तो आपके एग्ज़ाम में तो सिलेबस भी यही है कि प्राइसिंग अंडर वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट, तो प्राइस ही बतानी है आपको। तो ये पॉइंट याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि डिमांड कर्व कैसा बनता है। इसमें डिमांड कर्व तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल किस में बनता है, परफेक्ट मार्केट में। डाउनवर्ड स्लोपिंग किस में बनता है, मोनोपोलिस्टिक में। पीछे वाला नॉर्मल किस में बनता है, आपका सिंपल मोनोपोली में। अब इसमें डिमांड कर्व कैसा बनता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। डिमांड कर्व कैसा बनता है, इसमें जो डिमांड कर्व बनता है वो कैसा होता है, वो होता है एकदम से टूटा फूटा, उसको बोलते हैं किंक्ड डिमांड कर्व, किंक्ड डिमांड कर्व, ठीक है। किंक्ड क्या होता है, किंक्ड होता है टूटा फूटा, मतलब कैसे, इस तरीके से डिमांड कर्व बनेगा, जैसे ऐसे आया, हो सकता है ऐसे डाउन हो जाए या ऐसे हो जाए, तो मतलब एक तरह से टूटा फूटा डिमांड कर्व बनता है। तो ये पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है कि किंक्ड डिमांड कर्व किस में बनता है, तो आंसर होगा ओलिगो मार्केट में बनता है, ओलिगो मार्केट में बनता है। जैसे इसकी मैं अपना रियल एग्जांपल बताता हूँ, चलो रियल में एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपको पता है कि आपकी कंपनियाँ पहले कितनी ही 8-10 कंपनी थी, मान लीजिए पहले 2014 तक ना आपकी 13 कंपनियाँ थी। किसकी, टेलीकॉम कंपनी, जो आपके सिम वगैरह मोबाइल के लिए सिम बनाते थे, अलग अलग कंपनी, जियो, रिलायंस, एयरटेल, एयरसेल, ऐसे सारी, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ, अभी कुल मिला के 4 ही कंपनी बची हैं, बाकी क्या हुई, एक दूसरे में मर्ज होना स्टार्ट होगी, ठीक है। जैसे रिलायंस वाले ने किसी और के साथ मर्ज कर लिया, वोडाफोन ने आइडिया के साथ ऐसे मिलकर मर्ज कर लिया, तो इस तरीके से क्या हुआ, कंपनियां मर्ज होकर एक कंपनी बनने, मैंने क्या बोला था, ठीक है। तो क्या होता है कि मर्ज हो जाती है कंपनी। अब मर्ज होके अब धीरे धीरे आने वाले टाइम पे हो सकता है कि जियो और एयरटेल 2 ही बच जाए, क्योंकि बाकी वाले भी ख़त्म हो रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर मैं बोलूँ कि जिसमें 2 ही कंपनी बच गई हो तो उसको क्या बोला जाएगा, ये कौन सी मार्केट है, तो इसको बोलोगे डियोपोली। और गलती से एक ही बची गई तो उसको बोलोगे मोनोपोली, ये तो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इसमें अगर 2 ही कंपनी है, मुझे बताइए इसमें एंट्री कैसा होगा, धीरे धीरे चल के या मोनो बन जाएगा। मान लीजिए जियो बच गई खाली तो मोनो बन गई, मोनो में मुझे बताना क्या होगा, मोनो में प्राइस कैसा होगा, मोनो में प्राइस कैसा होगा, या मुझे ये बताइए चलिए, क्या इसमें एंट्री लेना आसान होगा, इसके बाद इसमें नो एंट्री होगी और ना ही ये छोड़ सकता है। भाई छोड़ थोड़ी सकता है, अगर ये भी छोड़ गया तो कम्युनिकेशन ख़त्म ही हो जाएगा पूरा। अब ये छोड़ नहीं सकता, ना ही इसमें कोई आने देंगे, मतलब एंट्री मुश्किल होती है, ठीक है। अगर बंद कर दिया तो सिस्टम सारा बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि मार्केट कैसे चेंज होती है। पहले पूरा मार्केट थी, बाद में ग्रुप बने, यहाँ पे आके आप बोल सकते हो जब ग्रुप बने, ये ग्रुप बना, ठीक है। ग्रुप किस में बनते हैं, फ्यू में, फ्यू वाले में, जिसको ओलिगो बोलते हैं। इसके बाद फिर 2 बने, 2 से 1 बना, तो इस तरीके से मार्केट चेंज होती है। ये सारी एग्जाम्पल थी आपकी कुछ मार्केट की, ठीक है, ये सारी एग्जाम्पल थी कुछ मार्केट की। और इसमें जो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बता देता हूँ, क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। 2-3 पॉइंट और लिख लो जो आपको वैसे आपको समझ नहीं होगी, क्योंकि इलास्टिसिटी आपने नहीं पढ़ा है, बाकी लिख लो, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। एक परफेक्ट का क्वेश्चन आता ही परफेक्ट से है या मोनोपोलिस्टिक से है, एक और लिख लो आप मोनोपोली का। इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी, इसका ग्राफ ये था, हॉरिजॉन्टल ग्राफ था, इसमें प्राइस MR AR ये सारे बराबर थे, एवरेज रेवेन्यू, मार्केट रेवेन्यू। इसमें जो इलास्टिसिटी होती है इसको ED से नोट करते हैं, क्या है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी होता है कि प्राइस चेंज करने से डिमांड कितनी चेंज हुई, उसकी इलास्टिक कैसी है। तो इसमें इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट होता है। और इसमें इसकी बात करूँ, इसमें डिमांड कर्व कैसा था, डाउनवर्ड स्लोपिंग था, ठीक है। इसमें इलास्टिसिटी कैसा होता है, इसमें 1 से ज़्यादा होता है, मतलब जो आपकी डिमांड है वो प्राइस के हिसाब से ज़्यादा वेरी करती है। प्राइस थोड़ा सा चेंज करो, डिमांड ज़्यादा चेंज होगी, इसको बोलते हैं इलास्टिक, इसको बोलते हैं इलास्टिक। कैसी है, इलास्टिक, ठीक है। ये इसकी इलास्टिक कैसी है, परफेक्टली, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट के बराबर हो जाए, इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। मतलब थोड़ा सा प्राइस चेंज करने से डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया, ठीक है।
तो आगे एक और लिख लो, मोनोपोली वाला। इसमें मैंने बताया था कैसा बनता है, नॉर्मल बनता है ऐसे, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो ईडी है वो 1 से कम होता है, मतलब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक ही कंपनी है, मोनो में एक ही कंपनी बेचने वाली, वो प्राइस चेंज करेगी तो लोगों ने तो वहीं से लेना ना, तो डिमांड पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो डिमांड उतनी ही रहेगी। तो इसमें 1 से कम आती है, 1 से ज़्यादा आएगी तो ज़्यादा चेंज, कम आई तो मतलब एज़ कम्पेयर टू प्राइस से कम चेंजेस आया, इसको बोला जाता है इन इलास्टिक। इसको याद कर लेना, फिलहाल तो आपको नहीं पता इलास्टिक के बारे में, ये आपने पढ़ा ही नहीं है, बट ये याद कर लेना। बोलेगा इनफाइनाइट इलास्टिसिटी किस में होती है, या परफेक्ट मार्केट में इलास्टिसिटी कैसा होता है, तो आपको आंसर देना परफेक्ट इलास्टिक होती है, ठीक है, मतलब इनफाइनाइट होता है, चेंज होती है। इसमें ईडी 1 से बड़ा होता है, वो क्या है, इलास्टिक होती है मोनोपोलिस्टिक में, और इसमें क्या होता है, इन इलास्टिक, ठीक है। तो ये था आपका मार्केट। अब हम थोड़े से इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो एवरेज कॉस्ट से बनते हैं, वो आपको करवा देता हूँ, ठीक है। चलिएगा, ये छोटे छोटे टर्म आपके कॉस्ट एंड रेवेन्यू के ऊपर है, ठीक है। हालांकि सिलेबस में नहीं था, और लेकिन ये टर्म्स एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है, टर्म्स एग्जाम में पूछी जाती हैं, क्योंकि कॉस्ट वगैरह का कॉन्सेप्ट तो सब में आ रहा है कि चीज़ पे कितनी कॉस्ट आ रही, क्या आ रहा है, तो ये एक बार देख लेना, ठीक है, एक बार गो थ्रू कर लेना, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन ना रहे। और पिछली बार जो फाइनेंस पंचायत अकाउंटेंट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन यहाँ से आया था। चलिए, डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, कोई भी चीज़ की डायरेक्ट कॉस्ट, तो डायरेक्ट मतलब सीधी सीधी जो कॉस्ट क्या होता है, जो भी चीज़ को बनाने के लिए आपके खर्चे हुए, वो 2 तरीके से होते हैं, या तो वो डायरेक्टली खर्चे होंगे या इनडायरेक्टली खर्चे होंगे। डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होती है, डायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जब अप टू मैन्युफैक्चरिंग तक कितनी कॉस्ट आई, मतलब मान लीजिए आपने एक चेयर बनाना है, एक चेयर बनाने के लिए आपका कितना कॉस्ट आया, तो आपने पहले लकड़ी ली, फिर उसको अच्छे से फिनिशिंग करवाया, देन उसका रॉ मटेरियल बना के उसको यूज़ करा चेयर के लिए, उसमें जो भी आपका एक्स्ट्रा मटेरियल लगे, जो भी किल वगैरह जितने भी लगे, सब कुछ जो भी हुआ, उसमें जो लेबर कास्ट लगी वो क्या था। तो बेसिकली सब कुछ बनाने में, जैसे आप बोल सकते हो रॉ मटेरियल का जितना खर्चा हुआ, उस पर लेबर लगाया, वो भी पैसा इसी के अंदर आएगा। फैक्ट्री ने मैन्युफैक्चरिंग जो चार्ज लिए वो उसके ऊपर आएगा, मतलब टोटल बनाने में कितनी कॉस्ट आई उसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। और इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होती है, अब इनडायरेक्टली मतलब मैन्युफैक्चरिंग के बाद वाला कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग के बाद वाली कॉस्ट। जैसे चीज़ बनाने के बाद आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, इसमें तो वो चीज़ पे जो बना रहे हो उस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना, लेकिन हाँ वो तो आपके खर्चे में आएगी, वो इनडायरेक्टली खर्चे हो गए। आप कोई चीज़ को, प्रोडक्ट को एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, आप मान लीजिए फैक्ट्री का रेंट दे रहे हो, जहाँ पे चीज़ें बना रहे हो वहाँ पे उसका रेंट दे रहे हो, वो रेंट उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए नहीं दिया आपने एक चेयर का, वो आप सब कुछ जो भी बना रहे हो सबका रेंट एक साथ दे रहे हो, वो भी रेंट क्या है आपका, वो भी किस में आता है, इनडायरेक्ट में। तो इसी तरह कुछ भी आप बोल सकते हो, इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होती है और डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होती है। डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट जो सीधी सीधी मैन्युफैक्चरिंग तक आपके खर्चे आए हो। अब आप कैसे बेच रहे हो, आप दुकान पे बेच रहे हो, कहाँ पे बेच रहे हो, उसका रेंट दे रहे हो, वो सारे कैसे कॉस्ट हैं, वो एडवर्टीजमेंट करने वाले वो सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं। तो अगर आपको पूछे टोटल कॉस्ट, तो आप बोलोगे सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को जोड़ दो, ये हुआ मेरे अपने खर्चे, अब इसके बाद मैं इसके हिसाब से चीज़ को बेचूंगा, ठीक है। और टोटल कॉस्ट क्या बोल सकते हैं, टोटल कॉस्ट होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का टोटल। एक बोला जाता है प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट किसको बोलते हैं, तो प्राइम मतलब सबसे पहले वाला प्राइम, और सेकेंडरी मतलब बाद वाला, तो प्राइमरी, तो प्राइमरी मतलब प्राइम, तो प्राइम मतलब सबसे पहला, तो पहले वाला क्या है, सिर्फ सम ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, सम ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट का सम कितना है, ये है आपका प्राइम कॉस्ट। उसके बाद एक टर्म आता है आपका फिक्स्ड कॉस्ट, तो फिक्स्ड कॉस्ट का समझ आ रहा है, फिक्स्ड मतलब कॉस्ट को फिक्स कर देना, कॉस्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसमें यूनिट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक दुकानदार ने एक दुकान ली थी, उसने उसका रेंट दिया था मंथली 10,000 वो रेंट देता था। अब उस दुकान के अंदर वो क्या कर रहा है, कोई यूनिट कितने, मतलब चेयर मान लीजिए, टेबल मान लीजिए, कुछ भी जो भी उसका कारोबार है, जो भी काम करता है वो बेच रहा है। उसने रेंट तो 10,000 दिया, अब चाहे वो उसके अंदर वो चाहे 1000 यूनिट बनाए, 1000 चेयर बनाए, या 500 चेयर बनाए, चाहे 1,00,000 चेयर बनाए, तो इससे रेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हुई उसकी फिक्स्ड कॉस्ट, ये हुई उसकी फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे मैं बोल सकता हूँ मंथली सैलरी, भाई मंथली सैलरी, मंथली सैलरी, अब किसी बंदे को मंथली सैलरी देनी है, अब आप लोग उससे काम इस मंथ कम करवाया चाहे ज़्यादा करवाया, सैलरी तो फिक्स उतनी ही देनी पड़ेगी, सैलरी तो फिक्स है ना, चाहे मंथ 28 का चाहे 30 का, मंथ की सैलरी उतनी ही होगी फिक्स। तो ये भी किस में आती है, फिक्स सैलरी में। मतलब फिक्स कॉस्ट ऐसी चीज़ जिसको
फिक्स कर दिया जाए, चेंज ना हो। जैसे आपको पता मंथली सैलरी पूछेगा कौन सी कॉस्ट होती है, तो मंथली सैलरी कौन सी, आपने अपने एम्प्लॉय को मंथली सैलरी देनी है, तो मंथली सैलरी कैसे दोगे, फिक्स्ड है, वो चाहे कुछ भी उतनी ही देनी पड़ेगी, तो इसको बोला जाता है फिक्स्ड कॉस्ट। दुकानदार को रेंट देना है, ये फिक्स्ड है, आप उसके अंदर कितना बिजनेस करें उससे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद एक आता है आपका, चलिए एक आता है आपका वेरिएबल कॉस्ट, मैं एक बार निकाल देता हूँ। हाँ, एक आता है आपका वेरिएबल कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट किसको बोला जाएगा, क्योंकि इसकी एग्जांपल पूछी जाती है, बोलेगा रेंट कौन सी कॉस्ट होती है, मंथली सैलरी कौन सी कॉस्ट है, तो ये वो कॉस्ट है जो यूनिट के साथ चेंज हो जाए, यूनिट के साथ चेंज हो जाए। इसका आपको एग्जांपल याद रखना है, ये आता है एग्जाम में, जो वेजेस है उसको क्या माना जाता है, वेरिएबल कॉस्ट है। क्योंकि वेजेस कैसे मिलती है, जैसे आपकी लेबर है, लेबर अपना काम कैसे लेगी, लेबर जो काम कर रही है वो क्या करेगी, जितनी चीज़ें बनाएगी उतना पैसा लेगी, ठीक है, लेबर वेजेस इसको बोल सकते हो आप। तो वेजेस कैसे मिलती हैं, जितना काम उतना उतनी आपको पैसा मिलेगा, उतना ही, तो जितना पैसा उतने वेजेस, तो इसका मतलब ये चेंज होगा, जिस हिसाब से यूनिट बनाएंगे उस हिसाब से पैसे मिलेंगे। एक टेबल बनाने का अगर ये 500 ले रहा है तो 10 टेबल बनाने का उस हिसाब से पैसा लेगा। तो ये वेजेस किस में आते हैं, ये वेरिएबल कॉस्ट में आते हैं। तो इनके नाम से चीज़ें समझ आती हैं। फिक्स्ड कॉस्ट जिसको चेंज नहीं किया जाए, जैसे मंथली सैलरी हो गया आपका, ठीक है, रेंट हो गया, तो इस तरह से आप बोल सकते हो। और वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है, जिसको चेंज किया जाए यूनिट के साथ, जिस हिसाब से चीज़ें बन रही है उस हिसाब से खर्चे हो रहे हैं। उसके बाद टोटल कॉस्ट में ऐसे ही बोल सकते हो आप, एक तो फिक्स्ड कॉस्ट होगी उसके ऊपर, एक वेरिएबल कॉस्ट होगी, टोटल मिला के आपकी क्या बन गई, टोटल कॉस्ट। मतलब टोटल कॉस्ट आपने दो तरीके से पढ़ लिया, एक होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट कॉस्ट। उसके बाद ऐसे बोल सकते हैं टोटल कॉस्ट ये भी होता है कि फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को ऐड कर दो, उसको भी बोला जाएगा टोटल कॉस्ट। चलिए एक वर्ड आता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ये क्या क्या होती है, तो एक्सप्लिसिट मतलब बाहर के खर्चे, इम्प्लिसिट मतलब अंदर के खर्चे। अब इससे आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। चलिए मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हो, आप किसी कंपनी में काम करते हो, आपने क्या किया, 10 दिन का हॉलीडे लिया, 10 डेज हॉलीडे लिया, ठीक है। अब 10 डे हॉलीडे पे आप घूमने गए, कहीं गोवा वगैरह घूमने चले जाते हो, वहाँ पे आपने 10 दिन में, मान लीजिए 10 दिन में आपने 20,000 रुपीज़ खर्च कर दिए, ये आपने एक्सपेंसेस कर दिए, ठीक है। बाहर 10 दिन आप घूमने गए, ये तो हो गया बाहर का खर्चा। अब इम्प्लिसिट क्या बोलता है, इम्प्लिसिट बोलता है इंटरनल कॉस्ट। भाई जो 10 दिन का आपने छुट्टी ली, जो 10 दिन की आपने छुट्टी ली, तो 10 दिन के यहाँ पे पैसे भी तो कटेंगे, है ना। मान लीजिए आप प्राइवेट कंपनी में काम करते हो तो वो तो दिन के पैसे देगा। अब इस 10 दिन के भी आपकी सैलरी कटेगी। मान लीजिए 10 दिन की सैलरी थी 5,000, तो टोटल तो बन गया आपका 25,000 खर्चे। लेकिन ये कौन से पैसे कटे, ये तो आपने खर्च भी नहीं करे तो भी तो ये कम हो गए। एक्सटर्नल खर्चे वो हैं जो आप अपनी जेब से एक्स्ट्रा लगा रहे हो, और इम्प्लिसिट वो होता है जो आप उस बाहर के काम करने के चक्कर में आपको इस पे भी क्या हुआ, एक्स्ट्रा वो भी नुकसान हो गया अंदर से। मतलब एक तो आप जेब से खर्च कर रहे हो, बाहर के खर्चे उसको बोलते हैं, और दूसरा उस छुट्टियां करने से जो आपके अपने सैलरी से कट गए, वो तो आपने लिए भी नहीं, वो भी तो घाटा पड़ गया, उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट, ठीक है। जैसे ज़्यादातर लोग कैसे जाते हैं, जैसे बाहर घूमने जाएंगे, मान लीजिए 2 दिन का उसने पिकनिक जाना था, अब उसको पता सैटरडे या संडे 2 दिन छुट्टी होती है उसकी, वो प्लान करेगा, वो सैटरडे को निकलेगा, जहाँ फ्राइडे को आगे शाम को निकल जाएगा, अगले 2 दिन सैटरडे संडे घूमेगा और घर आ जाएगा। इसमें क्या हुआ, खाली घूमने का खर्चा आया आपका खाली एक्सप्लिसिट, लेकिन सैलरी नहीं कटी, मतलब आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट बच गई। तो एक्सप्लिसिट क्या होता है, बाहर जो अपनी जेब से आपने खर्चे करे। इम्प्लिसिट क्या होता है, जो उस बाहर घूमने के चक्कर में आपकी जो सैलरी या पीछे से जो आपको नुकसान हुआ, भाई वो भी तो ऐसे आना था ना, 5-6 हज़ार जो भी यहाँ पे कट रहा है, तो उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। चलिए आगे डेफिनेशन लिख लीजिए 3 और। चलिए ये छोटी सी डेफिनेशन 3 लिख लीजिए, और क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पता है लास्ट ईयर में पंचायत में पूछा भी गया था। शंक कॉस्ट क्या होती है, शंक कॉस्ट क्या होती है, ऐसी कोई भी कॉस्ट जिसको खर्चा हो जाने के बाद उसको आप रिकवर नहीं कर सकते। आप बोल सकते हो शंक कॉस्ट, और ऐसे बोल दो विच कॉस्ट, वो कॉस्ट दैट कैनॉट रिकवर्ड, चलो कैनॉट रिकवर्ड,
ऐसी कोई भी कॉस्ट जिसको एक बार खर्चा कर दो और बाद में वो रिकवर्ड नहीं होगी। जैसे एग्जांपल दूंगा फिर समझ आएगी। जैसे एक एग्जांपल लिखिए, आपने मान लीजिए किसी को ट्रेनिंग करवाई, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, आपने जो ट्रेनिंग करवाई, तो वो ट्रेनिंग जो करवाई आपने, उस ट्रेनिंग का सर्विस चार्जेस आपको जो लगा, जगह का रेंट, सब कुछ, अब वो ट्रेनिंग एक बार होने के बाद क्या वो पैसा वापस आ सकता है? वो वापस नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए आपने कोई रिसर्च पे काम किया, आप रिसर्च पे काम करें, उसके ऊपर कितने खर्चे आए, घूमने के आगे पीछे सारे, अगर वो रिसर्च तो सक्सेसफुल हो गया तो आपको कुछ अमाउंट मिल जाएगा उसके बदले। अगर वो फेल हो गया तो वो रिसर्च का पैसा कहाँ से आएगा? वो तो एक बार चला गया, वो वापस तो नहीं आएगा ना। तो इस तरीके से ऐसा कोई भी खर्चा किया गया जिसको वापस नहीं आना होता है, मतलब उसकी उम्मीद नहीं होती है, नहीं आ सकता, उसको बोलते हैं संक कॉस्ट। ठीक है, ऐसी कोई भी कॉस्ट जिसको रिकवर्ड नहीं किया जाए, ये आपको याद रखना है, इसको बोलते हैं संक कॉस्ट। अच्छा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? ये मैंने आपको स्टार्टिंग क्लास में पढ़ाया था, इसका आंसर मुझे आप खुद बताओगे। चलिए, मार्जिनल कॉस्ट, मैंने बोला मार्जिनल वर्ड यहाँ भी आएगा, प्रोडक्शन में बताया था मार्जिनल वर्ड यहाँ भी आएगा, इसका मतलब कुछ एडिशन होना। तो ऐसे बोलोगे, इसको बोलोगे चेंज, या बोलोगे एडिशन, एडिशन इन टोटल कॉस्ट। और कॉस्ट की बात हो रही है, कॉस्ट की बात हो जाएगी, प्रोडक्शन की बात हो रही है, प्रोडक्शन की बात हो रही है, लेकिन मार्जिनल का वर्ड वही होगा कि टोटल में कितना ऐड हुआ। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि 9 यूनिट की कॉस्ट 50 रुपये थी, 10 यूनिट की कॉस्ट 57 होगी, तो बताइए मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी? तो आपने देखा कि 1 यूनिट बढ़ाने से आपका मार्जिनल कितना आया, पहले 50 हो रहा था टोटल, अब कितना रेवेन्यू हो गया 57 का। इसका मतलब 7 इसका आंसर था, 7 क्या आपकी मार्जिनल कॉस्ट है। तो ये तो मैंने आपको प्रोडक्शन में बहुत अच्छे से सिखा भी दिया था कि मार्जिनल कॉस्ट या मार्जिनल वर्ड यहाँ भी आएगा, उसका मतलब टोटल में चेंज होना। अच्छा, एवरेज कॉस्ट क्या होती है? एवरेज कॉस्ट तो ये तो आपको पता ही है, पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट। तो ये चीज़ें तो मैंने आपको टेबल में समझा दी थी जब मैंने आपको प्रोडक्शन वाले चैप्टर करवाया था, उसमें एवरेज कॉस्ट निकालना, एवरेज प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन, ये सब कुछ मैंने सिखाया था कैसे निकलता है। तो ये थे इसके छोटे छोटे पॉइंट। अब इनकी जगह कभी कभी एग्जाम में ना क्वेश्चन में क्या लिख देता है वो, कभी कभी वो रेवेन्यू लिख देता है। बताइए मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा? तो कोई उसमें भी यही होगा कि एडिशन इन टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू में जो टोटल ऐड हो रहा है, कॉस्ट की बात हो रही है कॉस्ट होगा, रेवेन्यू की बात हो रही है रेवेन्यू होगा। ठीक है, अगर एवरेज रेवेन्यू पूछे उसमें भी वही होगा कि पर यूनिट रेवेन्यू कितना बना। ठीक है, ये है छोटे छोटे पॉइंट जो मैंने आपको बता दिए। बाकी इसमें कोई भी रिलेशन पूछे, जैसे मार्जिनल कॉस्ट की जगह मार्जिनल प्रोडक्शन मैंने आपको करवाया था, टोटल प्रोडक्शन करवाया था, एवरेज प्रोडक्शन करवाया था, तो वही ग्राफ जो उसमें बने थे वही ग्राफ इसमें भी बनेंगे। ठीक है, वो आप देख लेना, वही चीज़ें पढ़ लेना प्रोडक्शन वाली। बाकी ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी, मैंने आपको करवा दी, और आई होप आपको थोड़ी बहुत समझ भी आ चुकी होंगी। थोड़ा सा इसको एक बार रीड आउट करके जाना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, बेसिक टर्म्स में आते हैं, ये बेसिक टर्म्स में आते हैं। आपका चैप्टर था पहला सबसे, बेसिक टर्म्स एंड इट्स प्रिंसिपल्स, तो ये बेसिक टर्म्स में आते हैं, इसलिए आपको ये पढ़ के जाना है। ठीक है, मैंने ये आपको चैप्टर नहीं पढ़ाया, मैंने सिर्फ आपको डेफिनेशनें बताई हैं। तो ये कुछ डिफ़िकल्ट कुछ नहीं था, नाम से समझ आती है चीज़ों की। तो आई होप आज की क्लास भी आपको समझ आई होगी, और हमारा मार्केट आई थिंक ऑलमोस्ट कवर हो गया। बाकी हम जो भी बचा है उसको हम MCQs में देखेंगे। ठीक है, अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। तो तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।